पेज नंबर 2.14, पेज नंबर 2.14। खुल गया जी? हाँ जी। एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू, कैपिटल, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, प्रॉफिट लॉस, सब मालूम है ना जी आपको? बोलिए। पढ़िए इलस्ट्रेशन तसल्ली से, सारी की सारी। ये है जी पूरा सेटअप आपके क्वेश्चन में। आगे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा लगाया, एसेट खरीदे, गुड्स खरीदे, फिर उन्हें बेचा, बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए नई लाइन ऑफ प्रोडक्ट में गए, एक्स्ट्रा पैसा लगाया, नए गुड्स खरीदे, बेचे, कैश पे बेचे, क्रेडिट पे बेचे, गुड्स वापस आए जो आगे आपने वापस किए, फिर एंड में ये सारा जो है आपका सेटअप है। अब जरा चेक करिए। You are required to answer the following questions on the basis of the above. We have 14 questions. राइट हैंड साइड नहीं दे जाना जी आपको। स्टिक टू दिस पेज। व्हाट्स द फर्स्ट क्वेश्चन? प्लीज, आप पढ़ चुके हैं, बताइए। कैपिटल इन्वेस्टेड। हाँ जी। कैपिटल आपकी इन्वेस्ट हुई है जी 15 लाख पहले, यस और नो? फिर एडिशनल कैपिटल कितनी इन्वेस्ट की है जी उन्होंने? बोलो जी। 15 और 5 कितनी हो गई जी? हाँ जी। कोई दिक्कत परेशानी पहले क्वेश्चन में जी? सेकेंड क्वेश्चन प्लीज। फिक्स्ड एसेट्स, ध्यान से जी बताइए। फिक्स्ड एसेट्स, फर्निशिंग द शॉप, ये 2 लाख रुपए क्या है जी? बोलिए जी, क्या है 2 लाख रुपए? फिक्स्ड एसेट्स। कंप्यूटर और प्रिंटर कितने का है? सुना नहीं जी? फिर से पूछ रहा हूं, कंप्यूटर और प्रिंटर कितने का है? ओके। क्या हमने 35,000 पे कर दिए? प्लीज बताइए हमने कितने पे कर दिए?
कितने येट टू बी पेड हैं? तो कितने के हो गए जी फिर हमारे फिक्स्ड एसेट्स? 2,25,000। अरे फिक्स्ड एसेट पूरा आ गया कि कुर्सी की टांग उन्होंने रख ली? जब 10,000 दोगे तो टांग आके लगा जाएंगे। आपका फर्नीचर पूरे का पूरी फर्निशिंग हुई है आपके बिजनेस में। सो 2,35,000 पूरा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, ढूंढो टोटल परचेजेस। देखो क्या क्या खरीदा है जो गुड्स हों। हाँ जी, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कितने के आए हैं जी? 10 लाख के। उसके बाद जी कुछ और खरीदा है? 8 लाख के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और होम अप्लायंसेस। तो 10 और 8 कितने हो गए जी? नेक्स्ट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज? कल ही किया था जी हमने नॉन करंट लायबिलिटी। हाँ जी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है जी कोई बैंक से उधार लिया हो लॉन्ग टर्म? अगर आपने गुड्स उधार पे खरीदे हैं वो लॉन्ग टर्म नहीं है जी, वो शॉर्ट टर्म है। देयर इज नो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अब आती है फिफ्थ पॉइंट जी, वेरी इंपॉर्टेंट वन। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटीज? वो सारी लायबिलिटीज जिन्हें आपने पे ऑफ करना है विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द बैलेंस शीट। हाँ जी, कंप्यूटर का सप्लायर कितने पैसे बकाया हैं जी अभी भी? एक तो ये आ गई जी आपकी करंट लायबिलिटी। गुड्स खरीदे थे उधार पे, गुड्स खरीदे थे उधार पे कि नहीं खरीदे? खरीदने की बात कर रहा हूं, बेचने की नहीं। खरीदे थे। कितने गुड्स उधार पे खरीदे हैं? सुना नहीं जी? 2 लाख खरीदे हैं जी, जल्दी बोलो। पक्का? सुना नहीं जी मेरे को? तो कितनी कितनी करंट लायबिलिटीज होगी जी आपकी? एक तो आ गया जी आपका 10,000 सप्लायर ऑफ कंप्यूटर। एक कितने के खरीदे हैं आपने उधार पे? 2 लाख। सैलरी भी आउटस्टैंडिंग है जी, चेक करो। 5,000 वो आ गई जी। आपने गुड्स बेचे थे चोरी वाले के खरीद के बेचे थे? ओके, उसमें से वापसी हुई है कितने की? सुना नहीं जी? वापसी कितने की हुई है ये बताएं? गलत जवाब। वापसी 25,000 की हुई है। वापसी हुई है सेल्स रिटर्न। जिस रेट पे सेल करोगे उसी रेट पे वापसी लेनी पड़ेगी, हाँ के ना? लेकिन जो गुड्स आपके पास वापस आ रहे हैं उनकी सेलिंग प्राइस तो 25,000 है, लेकिन उनकी कॉस्ट क्या है? 20,000। सेल्स रिटर्न विल बी रिकॉर्डेड विद 25,000 बट परचेज रिटर्न विल बी रिकॉर्डेड विद 20,000। हाँ जी, जर्नल एंट्री दे सकते हैं परचेज रिटर्न की? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। क्रेडिटर की नेचर करंट लायबिलिटी। इस जर्नल एंट्री में क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न में क्रेडिटर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? तो आपकी करंट लायबिलिटी कम होगी दो चीजों, एक चीज से, वो है आपकी परचेज रिटर्न जिसकी वैल्यू लगेगी 20,000। सो आपके पास आता है जी 10,000 का कंप्यूटर प्रिंटर, 2 लाख का परचेजेस, 5,000 की आउटस्टैंडिंग सैलरी और माइनस होगा 20,000 का क्या? परचेज रिटर्न। नेक्स्ट प्लीज। प्रीपेड एक्सपेंस जी क्लियर कट मेंशन है। जो आपने इंश्योरेंस कराई है उसमें से कितनी इंश्योरेंस अगले साल की है? सो दैट इज योर प्रीपेड इंश्योरेंस। हाँ जी, व्हाट्स द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? इजी है, कर चुके हैं हम। सैलरी है जी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, दैट इज योर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। व्हाट्स द अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेटर? डेटर कौन होता है जी? जिससे पैसे लेने हैं। क्यों लेने हैं? उसे उधार पे
गुड्स बेचे थे। तो बताइए जी कितने गुड्स उधार पे बेचे गए हैं? 3,10,000 के। चेक कर लो, यस और नो। और उस 3,10,000 में से वापसी कितने की होगी है जी? सुना नहीं जी? 25,000। 3,10 का ही माल उधार पे बेचा है जी, 25,000 की वापसी हो गई है। 3,10 है सेल्स प्राइस, तो सेल्स प्राइस में से सेल्स रिटर्न माइनस होगी जिसकी वैल्यू है 25,000। आंसर प्लीज। नेक्स्ट, व्हाट इज द अमाउंट ड्यू टू क्रेडिटर्स? कौन होते हैं जी क्रेडिटर्स? जिनसे उधार पे माल खरीदा है और अब उन्हें वापस करना है। बताओ जी उधार पे क्या खरीदा था? गुड्स। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स तो आपने कैश पे ही लिए थे जी। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और होम अप्लायंसेस 8 लाख के थे, जिसमें से 2 लाख किस पे थे जी? क्रेडिट पे। तो क्रेडिटर हो गए जी आपके कितने के? सुना नहीं जी? हाँ जी। और कुछ क्रेडिट पे खरीदा हो जी आपने, वापसी भी की है बेटा जी, की है? जल्दी बोलिए, कितने के गुड्स वापस कर दिए? 20। तो कितना पैसा देना है जी फिर अब आपको? 1,80,000। द नेक्स्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन जी। क्या ढूंढना है? क्लोजिंग स्टॉक। क्या होता है जी क्लोजिंग स्टॉक? गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर इज क्लोजिंग स्टॉक। हाँ जी। कितना कितना माल है जी अपने पास? चेक कीजिए क्या क्या खरीदा था हमने। सबसे पहले कितने के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीदे जी? 10 लाख के। उसके बाद फिर और खरीदे हैं कितने के? थर्ड पैराग्राफ चेक करें, कितने के और खरीदे हैं? 8। 10 + 8 18 लाख। हाँ जी। क्लोजिंग स्टॉक इज द स्टॉक ऑफ गुड्स लाइंग अनसोल्ड। तो बेचा है कुछ कि खरीद के ही रखा हुआ है? जल्दी बोलिए जरा। सेकंड पैराग्राफ की पहली लाइन पढ़ के सुनाएं। ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग हाउ मच? तो ये 5 लाख की कॉस्ट आपकी चली गई। ये वो गुड्स हैं जो बिक चुके हैं, दे आर नॉट अनसोल्ड। तो ये 5 लाख रुपए आपको क्या करने पड़ेंगे जी? माइनस। उसके बाद जी और भी कुछ बेचा होगा, चेक करो। 2,50,000 के गुड्स भी आपने क्या किए हैं जी? बेचे हैं। सो 2,50,000 माइनस होगा। सेलिंग प्राइस नहीं माइनस होगी जी। आपने खरीदा किस पे था? सेलिंग प्राइस पे के कॉस्ट प्राइस पे? तो आप कॉस्ट में से कॉस्ट ही माइनस करोगे जी, प्रॉफिट नहीं निकाल रहे हो आप, निकाल रहे हो क्लोजिंग स्टॉक। जितने का माल आपने खरीदा था उसमें से जितना जितना आपने जितनी जितनी कॉस्ट वाला बेच दिया, वो कॉस्ट जो है वो हमने सब्ट्रैक्ट करनी है। यहां तक क्लियर हो गया जी? हाँ जी। फिर ध्यान दीजिएगा, सेल्स रिटर्न हुई जी, हुई जी। सेल्स रिटर्न हुई और सेल्स रिटर्न के साथ क्या हो गया जी? फिर कितने के गुड्स वापस आए थे जी? सुना नहीं जी? ना जी ना, 25,000 के आए थे वापस। कितने के आए थे? 25 के। लेकिन ये 25 के गुड्स हमें कितने के पड़े थे? 20,000 के। अब ध्यान से सुनो, आपने बेचा हुआ माल आपके पास वापस आया, तो जितने का माल आपके पास वापस आया उतने से आपका स्टॉक बढ़ गया, और फिर आपने उसे अपने पास ही रखा, डिफेक्टिव माल को के वापस कर दिया, तो उतने से ही स्टॉक आपका क्या हो जाएगा? कम। सो +20 एंड -20। वाई नॉट 25? बिकॉज दिस इज नॉट सेल्स। हम किस चीज को निकाल रहे हैं? स्टॉक को। स्टॉक हमारा किस प्राइस पे मेंशन्ड है? परचेज प्राइस। सो दैट इज व्हाई दिस सेल रिटर्न एंड परचेज रिटर्न इज नॉट गोइंग टू मेक any impact while you are calculating your closing stock. हाँ जी। कुछ डैमेज भी हुआ है। कितने के गुड्स डैमेज हो गए जी आपके? 50,000 के गुड्स आपके डैमेज हो गए। वो क्या होगा जी? माइनस होगा कि नहीं होगा जी? फिर कुछ और भी बेच रहे हो जी, चेक कर लो। 2,25,000। प्लीज आप चेक कर सकते हैं। द सेकंड पैराग्राफ हम दो चीजें बेच रहे हैं, एक की कॉस्ट 5 लाख है, एक की कॉस्ट 2.5 लाख है। फिर इन द सेकंड लास्ट पैराग्राफ आप चेक कर लीजिए, हम बेच रहे हैं, हम बेच नहीं रहे, कस्टमर खरीद रहा है। अगर कस्टमर खरीद रहा है, ऑब्वियसली हम क्या कर रहे हैं?
बेच रहे हैं, एंड दैट कॉस्ट इज 2,25,000। ये सब कुछ कर आगे जी आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेट परचेजेस, देखो जी एक परचेजेस थी आपकी 10 लाख की, बोलिए, फिर आपकी परचेजेस थी 8 लाख की, कितनी हो गई, और फिर आपने परचेज रिटर्न किया जी, तो 18 लाख में से 20,000 गया जी। चलिए नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ, ये तो बहुत सिंपल है, दे रखा वहां पे कितना है जी, थर्ड पैराग्राफ, सॉरी सेकंड लास्ट पैराग्राफ चेक कर लो, क्लियर कट मेंशन है। हाँ जी, कैश डिस्काउंट अलाउ हुआ है जी गुरमन को, यस, कितना हुआ है जी, सुना नहीं जी, चलिए 5,000 आ गया जी। नेक्स्ट, गिवन है जी आपको ड्राइंग्स भी, आइए जी पेज नंबर 2.19, 2.19 पेज, असर्शन रीजन बेस्ड एमसीक्यूज। पढ़िए जी पहला असर्शन, हाँ जी डन है। ट्रांजैक्शन के बारे में बता रहे हैं जी, फाइनेंशियल इवेंट है, एंटिटी एंटर करती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है, मॉनेटरी इफेक्ट होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाती है। तो ट्रांजैक्शन की उन्होंने जो डेफिनेशन दिया बिल्कुल ओके है। रीजन में क्या बताया जा रहा है, ट्रांजैक्शन की टाइप्स कैश एंड क्रेडिट, रीजन का असर्शन से कोई लेना देना नहीं है, ऑल्दो बोथ असर्शन एंड रीजंस आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट explanation of assertion. Next please. हाँ जी, क्रेडिट ट्रांजैक्शन के बारे में सही बताया, कैश ट्रांजैक्शन में पेमेंट लेटर डेट पे होती है, ये तो वही कह रहे हैं जी, assertion is correct but reason is incorrect. Third one जी, capital is the amount invested by the proprietor, okay है, कैपिटल बीइंग दैट ऑफ द प्रोप्राइटर इज नोन एज, ठीक है जी, दोनों चीजें ठीक है, लेकिन यहां पर ये कुछ नहीं बताया जा रहा कि आपको जस्टिफाई नहीं हो रहा, तो ए पार्ट इज द आंसर। नेक्स्ट प्लीज। एसेट्स ओन बाय द फर्म में भी टेंजिबल और, बिल्कुल जी हो सकते हैं, करंट एसेट्स में और मे नॉट बी इंटेंजिबल, अगेन जी ए पार्ट इज द आंसर। नेक्स्ट प्लीज। हाँ भाई, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का बेनिफिट विद इन अकाउंटिंग पीरियड एग्जॉस्ट हो जाता। करंट एसेट्स आर द एसेट्स व्हिच गिव बेनिफिट ऑफ एंड्योरिंग नेचर, एंड्योरिंग नेचर का मतलब होता है 1 साल से ज्यादा, दोनों ही चीजें गलत हो गई जी। सिक्स्थ वन जी, वेस्टिंग एसेट्स हैव एंड इट्स वैल्यू डिक्रीजेस बाय, हाँ जी, कैन यू गिव मी एग्जांपल ऑफ वेस्टिंग एसेट्स? coal extracted from mine, oil extracted from oil fields. Once you have extracted them, obviously you are going to use it, and once they are used, they are done and dusted. उसे बोलते हैं wasting assets. बिल्कुल ठीक है जी। रीजन किसके बारे में बात कर रहा है, वेस्टिंग एसेट्स के बारे में। चलिए जी, फिक्टिशियस एसेट का एग्जांपल मीनिंग चेक कर लीजिए, वो सही बताया। So both are correct जी, but reason is not the explanation of assertion. Next, ठीक कह रहे हैं जी, नॉन करंट लाइबिलिटी के बारे में, हाँ जी, करंट लाइबिलिटी के बारे में भी ठीक कह रहे हैं, नो, सो assertion is correct, reason is incorrect. Next, हाँ जी, contingent liability which becomes liability on the happening of an event, ठीक है जी, contingent liability if it becomes a liability is payable by the entity, बिल्कुल ठीक है जी, दोनों चीजें ओके हैं, बी पार्ट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 जी, बताइए, डेटर की डेफिनेशन है कि क्रेडिटर की? हाँ जी, नेक्स्ट, रीजन, क्रेडिटर ठीक है जी कि वो भी गलत है? डन जी डन। क्वेश्चन नंबर 10,
असर्शन ठीक है जी, रीजन बताएं। रीजन भी ठीक है जी, और ये जस्टिफाई ही कर रहा है कि परचेजेस में गुड्स ही क्यों आते हैं। बी पार्ट इज द आंसर जी। क्वेश्चन नंबर 11 ठीक है, बी भी ठीक है जी, तभी बता रहा है वो कि फिक्स एसेट जो है वो एंड्योरिंग नेचर के लिए खरीदे जाते हैं, इसीलिए उन्हें बेचा नहीं जाता। बी पार्ट इज द आंसर जी। नेक्स्ट प्लीज। स्टॉक की डेफिनेशन ठीक है, गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द काउंटिंग ईयर आर टर्म्ड एज स्टॉक। और किसे बोलते हो स्टॉक? एक ही चीज हो गई बेटा, स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर की बात हो गई, तो वो क्लोजिंग स्टॉक ही हुआ जी, अगर एंड ऑफ द ईयर का स्टॉक होगा तो। हाँ जी, स्टॉक इंक्लूड्स फिक्स्ड एसेट्स। नहीं जी, डी पार्ट, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज फॉल्स। हाँ जी, 13th, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला जी रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, नेट प्रॉफिट की बात हो रही है जी, नेट प्रॉफिट की जो इन्होंने एक्सप्लेनेशन दे रखी है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर 14 जी, ठीक है जी, नेट प्रॉफिट, और उन्होंने जस्टिफिकेशन भी दे दी कि अगर वो ज्यादा हो जाएगा तो लॉस हो जाएगा, सो बी पार्ट इज द आंसर। 15th जी, रेवेन्यू ठीक है जी। अगला इनकम, रेवेन्यू और इनकम का आपस में कोई लेना देना ही नहीं जी। इनकम जो है वो ओके है, इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एंड अदर इनकम ओवर टोटल एक्सपेंसेस। ए पार्ट इज द आंसर जी। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 1, विच वन इज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन? पढ़ें और बताएं। बोलो जी बोलो। सी पार्ट की जर्नल एंट्री दे सकते हैं? सी पार्ट की जर्नल एंट्री, लोन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट जी, ओल्ड पर्सनल कार है। चलिए, सी पार्ट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 जी, क्या कहेंगे जी इसको? रेंट को जो पे कर चुके हो आप एडवांस में। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है जी आपकी, वो इन्वेंट्री को क्या क्लासिफाई करेगी, क्या क्या कर सकती है? तीनों चीजें जी, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स। नेक्स्ट, हाँ जी, प्रिंटर फॉर। नेक्स्ट, गेन इज अ प्रॉफिट ऑफ रेगुलर नेचर, इररेगुलर नेचर जी। गेन होता है प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, और फिक्स्ड एसेट्स हमेशा जो है वो प्रॉफिट पे नहीं बेचे जाते, और पहली बात तो बेचे भी कभी कभी जाते हैं। नेक्स्ट, प्रॉफिट इज द इनकम अर्न्ड बाय द बिजनेस फ्रॉम, प्रॉफिट इज द इनकम अर्न्ड बाय द बिजनेस फ्रॉम एक्टिविटीज। नहीं जी, दोनों ही गलत हैं। हाँ जी, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, कितने का गुड्स, कितने के गुड्स खरीदे हैं जी? 10 लाख। कितने अनसोल्ड हैं? हाँ जी, विच ऑफ द अबव इज एन इवेंट एंड बाय? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 50,000 एज ऑन 31st March इज एन इवेंट रिजल्टिंग आउट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द ईयर। इवेंट और ट्रांजैक्शन में फर्क मालूम है जी आपको? इवेंट और ट्रांजैक्शन, अभी पढ़ा क्या है, वही तो फर्क है। क्लोजिंग स्टॉक किसमें से निकला? जो गुड्स आपने खरीदे थे। क्लोजिंग स्टॉक कोई इवेंट, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है जी। ट्रांजैक्शन क्या है? जिसमें गिव एंड टेक हो जी, दैट इज ट्रांजैक्शन। वो ट्रांजैक्शन है आपके पास जो आपने गुड्स खरीदे हैं, कितने लाख के? 10 लाख। नेक्स्ट, कंप्यूटर खरीदा जी, कितने का? इनवॉइस मिला है अमृत कंप्यूटर मार्ट से, एंट्री पास कर दीजिए। ये तो आपको नहीं आता जी। आइडेंटिफाई व्हाट एंड, कोई नहीं, चैप्टर करेंगे जी फिर आपको आ जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8।
हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल, इंटेंजिबल? टेंजिबल बताओ, इंटेंजिबल बताओ। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 9, क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट अ लिक्विड एसेट्स। वो होते हैं जी जो इंस्टेंटली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपके पास स्टॉक पड़ा है जी, अगर वो लिक्विड ही होता तो फिर आप सारा साल में ही उसे बेच पाते। स्टॉक जो भी आपके पास पड़ा है बिकने को जी, सुबह दुकान खोलो सारा बिक जाएगा, नहीं बिकने को साल में भी ना बिके। सो स्टॉक इज नॉट अ लिक्विड एसेट। नेक्स्ट, वेस्टिंग एसेट का एग्जांपल चेक कर लो जी। कोल माइन इज अ वेस्टिंग एसेट बिकॉज विद एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल फ्रॉम द माइन इट स्टॉक्स reduces. Which liability is termed as internal liability and why? Because it is by the firm towards the proprietor. How is amount receivable against sale of goods shown as? बोलो। फर्म ने अपने पुराने एसेट्स बेचे हैं, सेल के जो पैसे आए हैं वो सेल्स में डाल दिए, करेक्ट है? Is sale of fixed asset and sale of goods same? But if incorrect and no, the amount will not be included in the sale because it is not sale of goods. चलिए, ग्रॉस प्रॉफिट होता है जी नेट सेल्स प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये बोल रहे हैं जी नहीं। ग्रॉस प्रॉफिट होता है जी नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट प्रॉफिट होता है जी ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम्स माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यस, साल के एंड में जब फाइनल अकाउंट्स बनाने जोगे हो जाओगे तब आपको भी पता चल जाएगा। आइए जी, बताइए, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस इज नोन एज एसेट्स हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस। अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर रेवेन्यू, सुना नहीं जी? अमाउंट ओड टू आउटसाइडर। चलिए जी, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पढ़िए जी, केस स्टडी। तसल्ली से केस स्टडी पढ़िए, इसी पेज पर रहिए, अगले पेज पे मत जाइए। नीचे क्वेश्चन पढ़े हैं, उन्हें खुद सॉल्व करके आंसर उसके सामने लिखिए। हाँ जी, अमाउंट ऑफ कैपिटल जी जल्दी बोलो। उसके बाद जी फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स में एक आ गया जी आपका फर्नीचर, बस जी, और कोई है? So 3 लाख is the answer. Next is what is the value of goods purchased? हाँ जी, बिजनेस किस चीज का? तो स्टेशनरी इज द अमाउंट ऑफ गुड्स परचेज। पहले कितने की खरीदी जी? 6 लाख की, फिर तो 6 + 4 जी। सो हमसे उन्होंने मांगा है गुड्स परचेज विच इज 10 लाख। हाँ जी, हु इज क्रेडिटर? किन से खरीदे थे क्रेडिट पे जी? सो अनिल इज आवर क्रेडिटर। And what's the amount payable? 4 lakh. Next, what is the gain on furniture sold? कितने का फर्नीचर था, कितने में बेचा जी, कितने प्रॉफिट पे? तो 15,000 गेन आ गया जी। What is the loss he incurred? लॉस का फॉर्मूला जी, आपको लॉस इनकर बोल रहा जी, उसने लॉस किया स्टेशनरी कितने की, चेक कीजिए, दैट्स द लॉस। व्हाट अमाउंट इज रिसीवेबल फ्रॉम डेटर? किन्हीं को बेचे हैं जी क्रेडिट पे, तो 3 लाख इज द अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम डेटर। टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इनकर्ड जी। हाँ जी, खर्चा बताओ फटाफट। एक तो स्टेशनरी खर्चा है जी आपका, परचेजेस 6 लाख, उसके बाद 15,000 की सैलरी आपका खर्चा जी, फिर 4,50,000 जो है वो भी क्या है जी आपका खर्चा। इन्होंने उसे खर्चा माना कोई नहीं जी। टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस 15,000 की सैलरी और 90,000 का लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। सॉरी बट परचेजेस इज ऑल्सो एन एक्सपेंस, एसेट नहीं मानते जी हम उसे जर्नल के पर्सपेक्टिव से। चलिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2.24 पेज, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करो जी मंजीत। हाँ जी, कैपिटल इन्वेस्टेड जी, फिक्स्ड एसेट्स, फर्नीचर एंड कंप्यूटर्स, टोटल कम्स आउट
गुड्स परचेज्ड जी 3 लाख के कैश पे, 1.5 लाख के, सॉरी आपके 4 लाख के जी, और फिर 2 लाख के। क्रेडिटर्स प्लीज। सतीश एंड 2 लाख रुपीज। डेटर प्लीज। अमाउंट टोटल खर्चा जी 4 लाख की गारमेंट्स पहले खरीदी, 2 लाख की, फिर 6 लाख और 15,000 का खर्चा। 6 + 15 जी। प्लीज आंसर चेक कर लो। 6th पार्ट वो लॉस है जी, वो लॉस है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स जी?